नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद तक आ पहुंची है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और इस बार जो निशाना साधा है वो कोई तंज नहीं कसा है। सिर्फ तंज ना कसकर बल्कि अखिलेश यादव के सुपरहिट फॉर्मूले पीडीए पर करारा प्रहार किया है। और जिस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पीडीए की परिभाषा बार बार वक्त अनुसार बदलती रहती है, उसको लेकर तीखा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि एक दिन ये लोग पी से पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे। इस परिभाषा का विस्तार कुछ इस तरह से कर देंगे, जहां पिछड़ों से पंडितों तक पहुंची, पंडितों से एक दिन पाकिस्तान तक पहुंचेगी। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, सुनिए जरा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये जो कृत्य उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। उन्होंने पहली बार नहीं किया किसी का अपमान, क्योंकि बाबूजी अपने उन मूल्यों के लिए समर्पित थे जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और ठीक कहा यहां पे साक्षी जी महाराज ने, ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। यानी जिस वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। तो पी से पाकिस्तान तक मुख्यमंत्री का बयान सामने आया तो जाहिर सी बात है पलटवार सामने आना भी लाजमी था। ऐसे में किस तरीके से विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, या ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर तीखा पलटवार किया है, प्रतिक्रियाएं सुनिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं समझता हूं कि उनको अपना चेकअप कराना चाहिए, मानसिक चेकअप कराना चाहिए। कारण ये है कि जब आप स्वयं झूठ बोल रहे हैं, अभी आपने चढ़ावा चोरी पर कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसका तो जवाब दीजिए। दूसरे पर आरोप लगाने के पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी अभी तक नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता वो पाकिस्तान में जिन्ना की मज़ार पे जाके आंसू बहा रहे थे। पाकिस्तान के एक और नेता वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उनका जन्मदिन मनाने गए थे। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का कोई नेता कभी पाकिस्तान नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान गए, इसलिए उनको पाकिस्तान से बड़ा प्रेम। समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब पी से पिछड़ा है। समाजवादी पार्टी के पी का मतलब पीडीए में पंडित है। वो पिछड़ा जिसके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने खाया, जिनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, जिनको अपमानित किया जा रहा है। वो पी से पंडित जिनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, लगातार उनके हक और अधिकार को मारा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी का पीडीए मजबूत है। इसी पीडीए ने 2024 में भाजपा को हाफ किया था। 2027 में भाजपा को उत्तर प्रदेश से पीडीए साफ करेगा। तो किसका पाकिस्तान प्रेम हिलोरे मार रहा है? और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए खास तौर पर ये राष्ट्रवाद वाली राजनीति, पाकिस्तान के नाम वाली राजनीति की जा रही है, जो पलटवार विपक्ष कर आया है? तो ये कई सवाल हैं जो यहाँ पर इस बयान से खड़े होते हैं, बयान देने वाले की वजह से भी और पलटवार की वजह से भी। और इसी को लेकर आज करने वाले हैं हम सीधी बात। तो आइए फटाफट से अब वो सुलगते सवाल भी आपके समक्ष रख दे जिनके इर्द गिर्द सीधी बात होगी। क्या योगी का पी से पाकिस्तान वाला हमला पीडीए को जाति से राष्ट्रवाद की बहस में लेकर जा रहा है, जहां पर जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को लेकर अब बहस हो रही है? कल्याण सिंह पर सियासत सिर्फ श्रद्धांजलि का सवाल या फिर ओबीसी वोट की लड़ाई? जिस तरीके से कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर यह जिक्र अखिलेश यादव को लेकर मुख्यमंत्री ने किया, पीडीए सच में सामाजिक न्याय का मॉडल है या सिर्फ चुनावी गणित? क्योंकि वक्त वक्त पर पीडीए की परिभाषा भी बदली है।
इसके साथ ही चौथा अहम सवाल, योगी ने पीडीए की बदलती परिभाषाओं में सवाल किया, लेकिन क्या राजनीति में स्लोगन और गठबंधन का बदलना असामान्य है? ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। क्या यूपी की 2027 राजनीति अब जाति बनाम राष्ट्रवाद की होगी? एक नई लड़ाई। क्या 2027 की लड़ाई में जो नारा गूंजेगा वो जातिवाद वर्सेस राष्ट्रवाद का नारा गूंजेगा? जो 2027 की लड़ाई होगी उसमें महंगाई, बेरोजगारी, विकास, ये तमाम मुद्दे ना होकर राष्ट्रवाद, सनातन, कौन राम जी का सच्चा भक्त है, किसने राम जी की रक्षा की, किसने राम जी के चढ़ावे में चोरी की, क्या इन्हीं सब को लेकर 2027 की लड़ाई मुख्य तौर पर देखी जाएगी? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। एक एक कर उन मेहमानों से परिचय भी हम आपका करा दें, तारुफ करा दें। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। रवि प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, हमें ज्वाइन की हैं आज। प्रोफेसर राशिद हाशमी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। जल्द ही आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सभी मेहमान आपको दिखाई देंगे। तहे दिल से स्वागत आप सभी का, आप सभी को नमस्कार। अपर्णा दीक्षित बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हैं, रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हैं, पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी, प्रोफेसर राशिद हाशमी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज जुड़े हैं। चलिए बीजेपी के साथ ही शुरुआत करते हैं। अपर्णा दीक्षित जी, मुख्यमंत्री बयान देते हैं पीडीए पर पहली बार मुख्यमंत्री ने हमला नहीं किया है या बीजेपी ने हमला नहीं किया है, पहली बार भी हमला किया गया है। तो चलिए जाहिर सी बात है, चुनाव आ रहे हैं, वार पलटवार होगा, तीरंदाजी होगी, लेकिन इसमें ये जो नई परिभाषा आप लोगों ने इमेजिनेशन इजाद कर दी है पाकिस्तान की, तो ये आखिर पाकिस्तान प्रेम क्यों मन में हिलोरे मार रहा है कि आप लोगों को पाकिस्तान की याद आ गई? कोई और वार ना कर कर कि आप जानबूझकर इस पूरी लड़ाई को, चुनावी लड़ाई को राष्ट्रवाद की लड़ाई बनाना चाहते हैं? अजीब प्रश्न है वैसे आपका, पर मैं जवाब दिए देती हूँ। एक बयान जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने किया वो एक कटाक्ष था कि ये स्थिर नहीं है, अपने दिमागी रूप से नहीं है, ये अपने सरकार कैसे चलाएंगे जब उनका एक नारा ही स्थिर नहीं है, जो मेन नारा है इनकी पार्टी का जो लगातार 2024 से दिया जा रहा है, जब वो स्थिर नहीं है तो ये आगे कैसे स्थिरता दिखाएंगे, सरकार कैसे चलाएंगे? या फिर जो वोट बैंक की राजनीति की जो बात करते हैं, स्थिरता दिखानी पड़ेगी, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। एक कटाक्ष था। जब आप हर वक्त पीडीए की परिभाषा बदलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर पीडीए है क्या। हर वक्त आप पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। पर ये कोई पहली बात तो है नहीं अपर्णा जी की राजनीति में। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, इसके बाद मैं नहीं टोकूंगी। चलिए, आप अगर ये कह रही हैं तो पहली बार तो है नहीं कि पीडीए की परिभाषा चेंज सपा ने की हो या फिर कोई भी पार्टी अपने जो स्लोगन्स है वो चेंज कर रही हो। हर चुनावों में पार्टीज जो है वो अपने स्लोगन चेंज करती हैं और उन स्लोगन्स को लेकर जनता के बीच जाती हैं। ओवर टू यू। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये अभी का नारा नहीं है, अभी नहीं बदला हर महीने ये नारा। हमारा विश्वास जनता के प्रति, जनता का विश्वास हमारे प्रति बना हुआ है और लगातार हम उनकी सेवा में तत्पर हैं। और पिछले 9.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में और 2014 से केंद्र में है। लेकिन आप देखेंगे पीडीए जैसे ही पंडित, जैसे ब्राह्मणों की सभा होती है, जब जनेश्वर मिश्र जी की जयंती थी वहां, तब ब्राह्मणों की सभा होती है तो वहां पे पीडी का मतलब पंडित समझा दिया गया, फिर पिछड़ा समझा दिया गया। जैसे आज जो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, जिसे हम हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं, माननीय कल्याण सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वो एक ओहदा रखते हैं एक पिछड़े समाज में, पिछड़े समाज का उन्हें नेता बोलते हैं। आज आपने देखा कि पिछड़े समाज की बात करने वालों को पिछड़े समाज का एक भी ट्वीट नहीं आया उनके लिए। आज उनकी पुण्यतिथि थी। मुझे समझ में आता है अगर आप पिछड़े समाज की बात करते हैं तो उनके नेताओं को भी थोड़ा सा देखना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन आपको, मुझे इस बात से ऐसा लग रहा है कि आप परिभाषा तो बदल देते हैं। जैसे बिहार में अभी थोड़े दिनों पहले आप देखेंगे जब जीत हुई थी तो महिलाओं का और युवाओं का वोट बहुत अधिक पड़ा था, 71% के करीब पड़ा था। अब उन महिलाओं के वोट के बाद आपने देखा होगा एक का मतलब अखिलेश यादव जी ने बदल के आपने देखा आधी आबादी कर दिया था। पहले अल्पसंख्यक था, फिर अगड़ा हुआ, फिर आधी आबादी हो गया, अब पीढ़ी कर दिया। मतलब पीढ़ी को ऐसा
खिचड़ी पर की तरह इसमें बना दिया प्रॉब्लम क्या है? कि खिचड़ी हम क्यों? आप कह रही हैं कि हमारा हम- नारा हमेशा से रहा है सबका साथ नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चंस है, ये जरूरी है। आप अगर ये कह रही हैं तो ये तो राजनीति है ना, वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पीडीए से डर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कभी स्लोगन्स चेंज नहीं किए, बीजेपी ने भी तमाम स्लोगन्स चेंज किए हैं, बकायदा बड़े बड़े गाने तक निकलवाए हैं। मोदी है तो मुमकिन है, पूरे बॉलीवुड को एकत्रित किया गया था। ये स्लोगन नहीं है हमारा, एक टैगलाइन। ये देखिए वो बात अलग है, आप जो कह रही हैं वो स्लोगन है। हमारी जो टैगलाइन, मूल टैगलाइन है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की ही है और वही रहती है और ये कभी बदलती नहीं है। हमारी विचारधारा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तक, आखिरी व्यक्ति तक भी हमारी कोई भी योजना पहुंचे, आखिरी व्यक्ति जो लाइन में खड़ा हुआ है उस तक हमारी योजना पहुंचे, उस तक लाभ पहुंचे, वो भी लाभान्वित हो। ये हमारी टैगलाइन है और ये 1980 के बाद आज तक बदली नहीं है। हम अंत्योदय तक की राजनीति पर भरोसा रखते हैं, यही हमारी विचारधारा है। और आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लोहिया जी हों या फिर जनेश्वर मिश्र जी हों, छोटे लोहिया जिनको बोलते थे, और भी तमाम जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, उनकी विचारधारा जो थी समाजवाद की, आप देखेंगे समाजवाद न दिखकर अब जातिवाद दिखने लग गया है। तो अब जातिवाद की राजनीति में आप ये बताइए, किसी भी समाज को अगर आप टुकड़े कर दोगे तो कहां तक ये न्याय होगा सामाजिक रूप से? आप समाजवाद की बात तो करते हैं लेकिन जातियों में विभाजित करने के लिए पीडीए का नारा देते हैं। तो ये बताइए, ये स्थिरता है क्या राजनीति में? अच्छा। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश को स्थिर सरकार चाहिए। अब स्थिर सरकार चलने के लिए लगातार हम 9.5 वर्षों से हैं सत्ता में, और हम सत्ता में इसी तरीके से बने हुए हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि अखिलेश यादव जी स्थिर सरकार नहीं चला पाएंगे और उनके जो पिछले एक्सपीरियंस रहे हैं, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार रही है। भ्रष्टाचार उनके हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलता था, चाहे खनन विभाग हो, हमने अधिकारियों को प्रताड़ित होते हुए देखा था, हमने ट्रांसफर पोस्टिंग में देखा था, हमने भर्ती में, हमने किसी कोई भी भर्ती हुई है तो उसमें 56 यादवों का सिर्फ नाम देखा था पीसीएस भर्ती में। हमने ऐसे तमाम जो देखे जिसमें एक तरफा सिर्फ मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में, मुस्लिमों के और यादवों के बारे में ही सोचते हुए देखा जाता है। और आज की जो परिस्थिति है एंकर महोदय, आप देखिए, तो ये तो अच्छी बात है ना पन्ना जी कि समाजवादी पार्टी ने अपनी विचारधारा बदल ली, सिर्फ मुस्लिमों और यादवों तक सीमित नहीं है, वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वो अगड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के उस पीडीए फॉर्मूले से डर गई है जिसका रिजल्ट 2024 में देखने को मिला था? फटाफट से जवाब, फिर पूजा मिश्रा जी के पास चलेंगे। पीडीए के नेता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे अधिक हैं। जो बात करते हैं वो सिर्फ नारा लगाते हैं, हम काम करते हैं। आज हमारी जो लिस्ट देखेंगे, केंद्रीय टीम को देखेंगे, चाहे वो मंत्रिमंडल में देखेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले स्तर से भी देखेंगे मंडल, हमने हर वर्ग के व्यक्ति को सम्मिलित और समायोजित किया है ताकि वो अपने जाति वर्ग की विशेषता को, अपने जाति को अपने उसमें आगे आके भूमिका निभा पाए और अपने जातियों के बारे में अपनी बात रख पाए, अपने समाज के बारे में अपनी बात रख पाए, आगे बात रख पाए और आगे आके अपने। तो चलिए, पीडीए आखिर है क्या और आखिर क्यों समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा तय ही नहीं कर पा रही है? इसका जवाब ले लेते हैं पूजा मिश्रा जी से, हमें ज्वाइन करी हैं सपा की तरफ से। पूजा मिश्रा जी, जरा क्लियरली डिफाइन कर दीजिए पीडीए क्या है, क्योंकि आप लोग शायद तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि पीडीए असल मायनों में है क्या। अब तक 4 बार तो पीडीए की परिभाषा बदल चुकी है और वक्त के अनुसार, नजाकत को देखते हुए आप लोग बार बार उसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज कर देते हैं। कहीं ये ना हो कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो पी से पाकिस्तान तक पहुंच जाए। साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। समाजवादी पार्टी का पीडीए उत्तर प्रदेश की, देश की हर एक जनता की आवाज है। भाजपा को ना सपने आने लगे हैं पीडीए के, मतलब होता नहीं है कि वो सपने देख करके आप चौक करके उठ जाते चिल्लाते हैं। तो भाजपा के जितने नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, जितना पीडीए का नाम हम नहीं लेते उतना वो ले रहे, क्योंकि उनको रात को सोते हैं, सपना आता है, फिर चीख करके उठते हैं, फिर उनको लगता है कि अब क्या हुआ पीडीए में, अब क्या हुआ पीडीए में। और इसीलिए हम धीरे धीरे बताते हैं कि आपको जो है, वरना कभी हार्ट अटैक वगैरह आ गया रात में और चल बसे तो फिर ठीक बात नहीं है ना, इतना जो है नहीं करना चाहिए। इसलिए हम धीरे धीरे
पीडीए की बात करते हैं। हमारे पीडीए में आपने जैसे भी कहा कि पंडित है, हम पिछड़े हैं, हम उत्तर प्रदेश के जो जितने भी जनता है उनके अधिकारों की बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता की बात करते हैं। अभी जो है भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी, उन्होंने जो है कल्याण सिंह जी की बात की। वाकई में आज उनकी पुण्यतिथि थी और पिछड़ों के नेता हैं, और वही पिछड़ों के नेता जिनको 2009 में आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया था, तब श्रद्धेय नेताजी ने जो है उनसे जो है हाथ मिलाया था, उनके सहारा बने थे, वो चुनाव लड़े थे, उनके साथ में खड़े हुए थे श्रद्धेय नेताजी, उनके बेटे को महासचिव बनाया हुआ था, तब वो संभले थे। उसके बाद में जब उनका आखिरी दौर चल रहा था तब भी उनको आपने जो है दरकिनार कर दिया। तो भाजपा की नीति है, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, आपने उनको दरकिनार कर दिया होता है। उसके बाद में आपको पिछड़े क्या रहते हैं, आप उनकी चलो ठीक है पुण्यतिथि तो मनाते हैं मोनिका जी, इनसे पूछिएगा कि 69,000 भर्ती, 59,000 भर्ती, जिसमें पिछड़ा आयोग ने स्वयं ने माना कि 19% सीटों की धांधली हुई है। लेखपाल भर्ती में प्रोटेस्ट चला है, तब जाकर के 1700 जो आरक्षित सीटें थी उसको जो है दी गई। और भाजपा के लोग बहुत झूठ बोलते हैं मोनिका जी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही खाना, झूठा ही चबेना। मैं इनको चैलेंज देती हूँ। 2011 पीसीएस के बैच में 5 यादव हुए थे, 2012 के पीसीएस में 4 यादव हुए थे, 2013 के 6 यादव, 2015 के 3 यादव और 2016 में 7 यादव, जिसका परिणाम 2019 में घोषित हुआ था। उसके बाद अगर आप जाएंगे 2017 में 2 यादव, 2018 के पीसीएस ग्राम में 8 यादव। मतलब जब इनकी सरकार बनी है तो यादव की संख्या बढ़ती चली गई है। ये हमें सोर्स बता दे भाजपा वाले कि कहां से 56 की बात करते हैं। मोनिका जिनको पता ही नहीं है, किसी ने आईटीआई डाली हुई थी, उस पीआईआर डाल करके इंफॉर्मेशन निकाली कि जो है 2011 बैच से लेकर के 2017 तक में कितने जो है यादव हुए थे एसडीएम पीसीएस के तहत में, उसमें निकल करके आया है। ये जानकारी इनको है तो झूठी फैलाना, तो झूठ फैलाते रहे। उसके बाद में इन्होंने जो इकोनॉमिकल ग्रोथ भी किया हुआ है, गरीब को गरीब बना करके। आपने कहा ना, ये एक बात कहते हैं ना, पीस से जो है पाकिस्तान भी हो जाएगा, करे क्या? इन्होंने जो है जो किसान आंदोलनरत कर रहे थे ना, उनको खालिस्तानी कहा था। एक महिला किसान की जो है बूढ़ी महिला किसान की फोटो डाल करके इनके सांसद ने कहा था कि 100 रुपए में आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इन्होंने मुस्लिमों को कहा कि ये पाकिस्तानी है। इन्होंने जब जंतर मंतर पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो छात्रों को कहा कि ये जो है आतंकवादी है, उग्रवादी हैं। इन्हों माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि जो प्रश्न पूछता है सरकार के अगेंस्ट में वो सारे दिमागी नक्सल हैं। तो जो है समाजवादी पार्टी के लिए इनको कहना है कि हम इसे पाकिस्तान, इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि हमारी राज सही चलती है, हमसे जो भी प्रश्न पूछेगा हम उसको नक्सल कह देंगे। कह रही हैं कि पीडीए का जो फॉर्मूला है वो सभी लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए है, समाज के लिए है, न्याय के लिए है, और बीजेपी पीडीए पे जो वार कर रही है वो सीधे तौर पर ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। इनकी गलती भी नहीं है ना, इनको इसका खौफ सता रहा है क्योंकि पीडीए इतना स्ट्रॉन्ग होकर के उत्तर प्रदेश में इनसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये बताइए कि प्राथमिक विद्यालय का छज्जा गिर गया, 15 अगस्त को एक नौनिहाल की मृत्यु हो गई। छात्र जो है जो जैन अल्फा है सड़क पे आकर के प्रोटेस्ट करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑटो सोमो लिया। इस महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैन अल्फा के प्रोटेस्ट पे ऑटो सोमो लिया। जल भराव को लेकर के ऑटो सोमो लिया। एक हफ्ते में 2 ऑटो सोमो लिया हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने। इसका मतलब ये कि सरकार इतनी निकम्मी है कि बार बार इलाहाबाद हाईकोर्ट को ऑटो सोमो लेना पड़ता, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो आपका डेवलपमेंट का काम हो। बार बार फटाफट से इस पर अपर्णा जी से टेक लेते हुए फिर हम रवि प्रताप सिंह के पास जाएंगे। अपर्णा जी, पीडीए से डर रही है बीजेपी, इसीलिए ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रही है। कम शब्दों में फटाफट जवाब, फिर रवि प्रताप के पास। देखिए, कम शब्दों में जवाब तो नहीं दिया जा सकता एंकर महोदय, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी। चलिए, जितने मैं ये कहना चाहती हूँ, निकम्मी सरकार की बात कर रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके यहाँ पर जब सरकार थी 2012 से लेके 2017 तक, हमें निकम्मा बोलती हैं। 2012 में 31 मार्च 2027 को यूपी पीसीएस की भर्ती सीबीआई जांच के दायरे में आई थी, जिसमें ये आरोप लगा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में है, ये आरोप लगा था कि 56 यादव जो है भर्ती करे गए हैं और वो भी पर्चियों द्वारा भर्ती करेंगे। सरकार में सब जानते हैं, मैनपुरी के आसपास के जितने भी लोग रहते हैं, इनके जो आसपास के जो रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं, वो पैसे देकर जाते थे आदरणीय शिवपाल चाचा जी को, और वो पर्ची पे लिख देते थे नाम और उनकी नौकरी लग जाया करती थी। इस तरीके से भर्तियां होती थी यादव। इसीलिए मैं कहती यादव भर्तियां हुई थी। मैडम, मेरा ये था कहने का,
दूसरा आप बताइए, पीसीएस जे 2013, आरओ एआरओ 2013, लोअर सब ऑर्डिनेट 2013, मेडिकल ऑफिसर की भर्ती में अनियमितताओं के संकेत मिले थे और रिपोर्ट आई थी जिसमें ये हो गया था कि यहाँ इसमें अनियमितता पाई गई है। दूसरा, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह से 2015 के अखिलेश यादव जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, सीबीआई की उन्होंने मांग करके ये कहा था इसमें अनियमितताएं हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाकायदा एक ब्यौरा है आपकी सरकार में। और ऐसी कितनी भर्तियां जो कि कभी लिस्ट ही नहीं आई, डायरेक्ट भर्ती परिवार वालों को कर लिया गया। ऐसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग में हमसे निकम्मा बोलती हैं आप। पहले तो शब्दों की मर्यादा हर चीज में होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इस पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, किस पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप है इस पर हम कंटिन्यू कर लेंगे। अभी पीडीए की बात करते हुए ठीक है, माफी के साथ रोक रही हूं अपर्णा दीक्षित जी, रवि प्रताप सिंह के पास जाते हुए पीडीए की बात पर हम पहले रहते हैं। सारी सबके भ्रष्टाचार के किस किस पर कितने आरोप है आगे जाकर पूरा ब्यौरा ले लेंगे। रवि प्रताप सिंह जी, समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ चल रही है, बीजेपी की अपनी विचारधारा है, हिंदुत्व सनातन के एजेंडे पर चलती है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है? क्या कांग्रेस साथ में गठबंधन लेते हुए पीडीए के साथ ही उस लहर में बहती हुई आगे बढ़ रही है, या फिर आपका अपना कोई यूपी चुनावों के लिए स्लोगन है, कोई नारा है? अब तक हमारे स्लोगन और नारों का अगर भान नहीं हुआ तो कदाचित आपको अपने चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा। चश्मा में लगाती नहीं हूँ सर, बहुत सॉरी, चश्मा में लगाती नहीं हूँ। और यहाँ पर जनता आपको सुन रही है, जिस तरीके से गूंज जो है वो सनातन और पीडीए की हो रही है, उतनी गूंज कांग्रेस की यूपी में हो नहीं पा रही है। इसीलिए जनता को आप अच्छी तरीके से समझा दें, इसीलिए सवाल किया जाता है। तो आप अपनी मीठी जुबानी के बलबूते जनता को अपने नारे और स्लोगन्स के बारे में कृपया बता दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ मुझे नहीं बता रहे, हमारे व्यूअर्स को भी बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। मोनिका जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन कमजोर है, इसको मुझे स्वीकार करने में जरा भी गुरेज नहीं है। बिल्कुल 2022 में हमारा वोट का परसेंटेज 2.33 था, लेकिन उस परिदृश्य को लेकर के 2024 में हमने जो इंडिया गठबंधन में दो लोगों की जोड़ी ने जो संविधान के बदलने की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, इसके विजय रथ को रोकते हुए 240 पे हमने रोका। और टेस्टेड और ट्रस्टेड फार्मूला था हमारा और समाजवादी पार्टी का। हमने संगठन सृजन के अभियान के तहत हर बूथ और ब्लॉक तक जा रहे हैं। हमारा जो मुख्य नारा है वो युवाओं के इस्तकबाल का है, हमारा जो मुख्य नारा है वो संविधान के बचाना का है, हमारा जो मुख्य नारा है वो लोकतंत्र की रक्षा का है, हमारा जो मुख्य नारा है वो गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने का है, हमारा जो नारा है सबको साथ लेके चलने का है। हम ना ही तो ढकोसलेबाजी करते हैं और ना ही तो जुमलेबाजी करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी योगी आदित्यनाथ जी को लगभग 9.5 साल हो गया। मोनिका जी, उनको तो अपने परफॉर्मेंस पे बात करनी चाहिए। अब चूंकि वो पुअर परफॉर्मेंस के प्रणेता हैं, इसलिए उनको पीछे पाकिस्तान नजर आ रहा है। आप बताइए, कदाचित कोई ऐसा राष्ट्र नहीं होगा जिसको कि अगर एक राज्य मिला और 10 साल उसने निराकंटक राज्य से शासन किया तो उसको अपने काम के ऊपर जाके मांगनी चाहिए, लेकिन अपने कामों की फेहरिस्त पे योगी आदित्यनाथ जी वोट नहीं मांग सकते। मोनिका जी, क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, एलिमेंट्री टीचर का भर्ती 2021 के बाद नहीं हुआ। 26,000 विद्यालय को उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया गया। उसके समानांतर 28,000 कंपोजिट शराब की दुकानें खोल दी गई। एक तो बारिश में नई दुल्हन की मेहंदी नहीं हटती है मोनिका जी, एक बरसात तक ही मान्यता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे बने, वो गंगा एक्सप्रेसवे था, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, वो लखनऊ से कानपुर का था, या गोरखपुर से आजमगढ़ को जोड़ने वाले का था, या बुंदेलखंड था। एक बारिश नहीं झेल पाए, 5 दिन, 7 दिन, 17 दिन, 30 दिन और 11 महीने में गिर गए। उसके बाद आप ये बताएं कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार, SC ST के मुकदमे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और रोज 6 अपराधी उत्तर प्रदेश में गोली चलाते हैं पुलिस के ऊपर। तो आप कुछ तो कह के जाते, कथनी और करनी में आपको 10 साल इस देश की जनता ने दिया। हम तो 33-34 साल से प्रदेश से बाहर हैं, और हम और समाजवादी पार्टी मिल करके देश के युवाओं के पास, जनता के पास यही कहना चाहते हैं कि आपने किसानों को छला कि कहा कि हम C+2 कर देंगे, 2022 तक आपने नहीं किया। आपने नागरिकों को छला कि
तो आपको 15 लाख खाते में आपके डाल देंगे। आपने युवाओं को छला कि आपको अग्निवीर आपने बना दिया, अब आप टेस्ट भी नहीं लेते हैं। आपने इस देश के किसको छोड़ा ये बताइए। 35 रुपया जो पेट्रोल बेचना था 170 आप बेच रहे हैं। और जिस युवा की बात हो रही है मैडम मोनिका जी, जेन वाई पहली बार योगी मोदी जी को वोट दिया था। जेन एक्स की बात छोड़िए, अब तो जेन अल्फा भी आ गया। जेन वाई अभी नौकरी मांगने नहीं आया। जेन जेड कह रहा है कि हमारा टेस्ट ले लीजिए और जेन अल्फा कह रहा है कि हमको टीचर दे दीजिए। 22,000 विद्यालय उत्तर प्रदेश में है मोनिका जी, जहां एक टीचर है, एक से 5 तक। और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारा अनुपात, शिक्षक और छात्र का अनुपात ठीक है। तो ये जान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस में बात नहीं करता है, अपने पुअर परफॉर्मेंस का भान करके वो पी को चाहे पंडित कहे चाहे पाकिस्तान कहे, अब वो दौर नहीं है कि वो पी से पाकिस्तान कहे। अब ये दौर है कि आप प्रेडिक्शन, प्रिपरेशन, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इस पे बात करिए। कहां आप इधर उधर की बात कर रहे हैं? तो इधर उधर की बात भाजपा कर रही है क्योंकि अपने काम गिनाने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, जिस पर जवाब आगे चलकर बीजेपी से लिया जाएगा। प्रोफेसर राशिद हाशमी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। सर, ये जो मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, क्या इस बयान के मायने हम ये निकालें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव जातिवाद पर अब तक होते आए हैं, अलग अलग नारों पर होते आए हैं, लेकिन अब 2027 के चुनावों का जो पूरा सिनेरियो है वो जातिवाद से शिफ्ट होकर राष्ट्रवाद पर आने वाला है? मोनिका, सबसे पहली बात तो ये कि आप बहुत ही फोकस डिबेट कर रही हैं, लेकिन हमारे जो गेस्ट है ना, उन्हें शायद फोकस बहुत ज्यादा होने की जरूरत है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान आया तो क्यों आया, किस कॉन्टेक्स्ट में आया, किस रेफरेंस में आया, और इसमें आगे देखा क्या जा रहा है, यानी इसमें भविष्य तलाशने की कोशिश क्या की जा रही है। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं मोनिका, एक बात मैं जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है डॉक्टर मिश्रा, उनसे ये बताना चाहूंगा कि ऑटो सुमो नहीं होता, सुओ मोटो होता है। तो शायद आगे जो भी डिबेट होगी तो वहां पर उनके काम आएगा सुओ मोटो, ये दिस इज द टर्म। और दूसरी बात यह है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का नाम लिया है ना, इसके पीछे के बहुत रीजन है, समझिएगा। अगर आप 5 साल पहले जाकर के आप देखें ना, 2022 में जैसे ही विधानसभा चुनाव करीब आए, 6 महीने पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जबान पर आया था गजवाए हिंद, और उन्होंने ये कहा था कि यूपी में गजवाए हिंद और पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी को ये इंटरव्यू यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। पहला तो ये समझने की जरूरत है, लेकिन तब मोनिका टाइमिंग बहुत अलग थी और आज की टाइमिंग बहुत अलग है। इसलिए अलग है कि अगर बाबूजी यानी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अगर इस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला है तो इसे बहुत फ्रैगमेंट में देखने की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं कि पीडीए को इतनी बार रीइनकार्नेट क्यों किया जा रहा है, उसका नया नया अवतार लेकर के क्यों आ रहा है, इसके पीछे का मोनिका रीजन है क्योंकि पीडीए का जो पी है ना, ये 40% में खेलता है यूपी में। अभी उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे समझती हैं, यू हैव डन अ वेरी गुड रिसर्च। लेकिन जो 40% ओबीसी है ना, इनका फ्रैगमेंट क्या है मोनिका? 10% यादव, 5% कुर्मी, 5% मौर्य, 4% जाट, 4% राजभर, 2% गुर्जर और 3% लोधी। मैं रिपीट करूंगा, 3% लोधी हैं। और यही वो जाति है जो कल्याण सिंह के साथ में अलीगढ़ के आसपास के पॉकेट को जोड़ती है। और यही एक वजह है कि आज के दिन को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के साथ जोड़ते हुए चुना। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या जातिवाद का सामना राष्ट्रवाद के साथ में हो पाएगा? इसका जवाब है अभी फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि अगर कभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो राष्ट्रवाद चल जाएगा। अगर कभी 2016 वाला वो जो दौर था जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी पाकिस्तान पर, तब 2017 में राष्ट्रवाद चल जाया करता था। लेकिन हर चीज की एक टाइमिंग होती है, अभी राष्ट्रवाद की टाइमिंग नहीं है। एक और बात समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अपर्णा जी ने भी जवाब नहीं दिया, पूजा जी ने भी नहीं दिया, जो कांग्रेस के मेरे रेस्पेक्टेड रवि प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। समझिए अभी 48 घंटे पहले उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, रामपुर में क्या हुआ है? हुआ कुछ ऐसा कि वहां पर ईडी की रेड पड़ी जौहर यूनिवर्सिटी में। वहां से कुछ दस्तावेज उठाए गए, दस्तावेज के साथ जो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की वो उठाई गई, और हार्ड डिस्क ये कहते हुए उठाई गई है, ईडी के जो मेरे अपने सोर्सेज मोनिका बताते हैं वो ये कहते हैं कि अब पीएमएलए के तहत उस यूनिवर्सिटी में बाहर विदेशी फंडिंग जहां जहां से आई, जहां जहां का मतलब आप समझ रही है ना, दूसरे देशों में जहां जहां से आई उनकी जांच की जाएगी
उनके बारे में पता किया जाएगा। यकीनन अगर ये कोई पाकिस्तान कनेक्शन निकलता है तो वहां से फिर पाकिस्तान जुड़ेगा। फिर उसके बाद जैसा मैंने आपसे बताया कि इस वक्त राष्ट्रवाद को इसलिए लेकर के आना बेहद जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आपको ओबीसी के 40% निपटना है। सवर्ण 17 से 19% है, 10% ब्राह्मण है। इन सवर्णों में अगर 10% ब्राह्मण पर इधर मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को एक बार फिर से प्रोजेक्ट कर दिया है, आप जानती हैं 2 दिन पहले की खबर है। इधर यूपी के एक्स सीएम अखिलेश यादव जो है वो ब्राह्मणों का यानी पंडित का नाम ले रहे हैं। उधर राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बयान दिया था, उसका डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। इन सभी को लेकर के बेहद जरूरी है कि पीडीए को बार बार रीइनकार्नेट किया जाए। और ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया बहुत अच्छे से जानते हैं कि दौर अब बदल गया है। दौर बदल गया यानी अब तो जेनजी भी ऐड होंगे ना मोनिका। अब जब जेनजी ऐड होंगे तो उन्हें 3 साल पहले का पीडीए थोड़ी बताएंगे, उसे रीडिफाइन करके बताएंगे, उसे रिफाइन करके बताएंगे। और ये बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि अब जेनजी को समझाना बेहद जरूरी है। और जेनजी को समझाने के लिए जातिवाद से नहीं समझाया जाएगा, जेनजी को समझाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्हें राष्ट्रवाद के चश्मे से समझाया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत सटीक एनालिसिस यहाँ पर की है राशिद जी, लेकिन आप तैयार हो जाइए अब कुर्सी की पेटी बांधकर, क्योंकि आपके एनालिसिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो अपर्णा दीक्षित भी कर रही हैं और रवि प्रताप सिंह भी कर रहे हैं। तो बारी बारी दोनों का सवाल ले लेते हैं, उनका जवाब जरूर दीजिएगा। रवि प्रताप सिंह जी, ओवर टू यू। मोनिका जी, मैंने सेना में 32 साल इंटेलिजेंस में काम किया है, 32 साल, और इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 को साइन किया, इसलिए बहुत कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने महोदय को ये कहना चाहूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी। 1967 में जब पद्मनाभम थे ना, और 1987 में जब जी सुंदर जी थे, तो इससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप याद कर लीजिएगा, चाइना के खिलाफ हुई थी। और 1963 से जो बैटल ऑफ रजंगला के थे, जिसको इतिहास में पढ़ाया जाता है, इस सरकार ने मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा को हटा करके बफन जोड़ कर दिया। जो फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, फिंगर 4 तक सिमट के रह गए हैं। दूसरी बात, आप जो पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत का एक, उत्तर प्रदेश का एक भी सीमा पाकिस्तान से लगता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में मुझे बहुत नहीं कहना चाहिए, जब रशिया और चाइना की इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी उनके सीनेट में, ये कहा था कि चाइना ने अपने वेपन का डेमोन्स्ट्रेशन किया और वो हावी था। हम पूछते रहे कि आप बताइए कितने हमारे फाइटर गिरे, आपने नहीं बताया। आपके रक्षा मंत्री जी, मैंने टीवी पे कहा था, देश को गुमराह किए कि ये बताइए अगर कोई हताहत हुआ, तो उसका जवाब है नहीं। जबकि मेरे साथ 26 जुलाई 2025 को सूरत में पुरस्कार लेने वालों में मैं भी था। मैं एक शहीद का पिता हूं, मैं कीर्ति चक्रा, गोरखपुर मंडल के इकलौते कीर्ति चक्रा का पिता भी हूं, और सेना में 32 साल इंटेलिजेंस में था। अब 12 महीने बाद आपने राष्ट्रीय नेशनल वार मेमोरियल पे उसका नाम चुपके से रख दिया, और पाकिस्तान पे जब आप जाएंगे तो ये बता नहीं पाएंगे, चेहरा नहीं छुपा पाएंगे। ये जान लीजिए कि जिस तरीके से बात भारतीय जनता पार्टी करती है, अगर ये वास्तव में इसका प्रदर्शन अगर हो जाए तो राष्ट्र और वाद दोनों अलग चीजें हैं। राष्ट्र को गिरवी कर दिया ट्रंप के चरणों में। 144 करोड़ की जनता का राष्ट्र, उसकी हैसियत है कि हमारे प्रधानमंत्री को बोले कि आपकी पॉलिटिकल कैरियर को खत्म कर सकता हूं। और सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लगभग 32 देशों में गए, एक भी देश ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया। और तो सुन लीजिए, एंटी टेररिस्ट काउंसिल का पाकिस्तान को चेयरमैन बना दिया गया यूएनओ में। उसी समय जो फंड रुके थे आईएमएफ से लेकर के एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वो सारे रिलीज हो गए। और ट्रंप बुला करके खाना खाया, हमारे प्रधानमंत्री जी से खाना नहीं खाया। आप ये जान लीजिए कि ये बात कहना बहुत दूसरी बात है। जब उन्होंने कहा कि हम आपको 35 रुपया दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, 100 सिटी बना देंगे, नमामि गंगे कर देंगे, उसी प्रकार अब राष्ट्र को रहने दीजिए। राष्ट्रवाद छद्म राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। राष्ट्रवाद है तो सीना खोल के बात करिए, आंखों में आंख डालिए। ट्रंप के सामने घुटने मत टेकिए। आप क्या 100% टैरिफ लगाया है वो कहिए। तो यानी कि लड़ाई अब कुल मिलाकर इस बार ये जाहिर होता है रवि प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से आप भी बात कर रहे हैं, जो एनालिसिस भी यहाँ पर हुआ और जो मैं भी बात कर रही हूँ कि 2027 की जो लड़ाई है वो खुलकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होने वाली है, वो नजर भी आ रहा है। हर कोई एक दूसरे को यहाँ पर नापेगा। खुलकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पे नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दामन को दागदार किया है।
जवाब नहीं दे पाएगी परत दर परत, इसलिए वहां नहीं जाएगी। ये केवल हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, और अपर्णा बहुत जी से ज्यादा फटाफट होगा, ये तो जवाब कुछ लेते दंगा हुए, फंदा होगा, अपर्णा इससे जी ज्यादा से कुछ नहीं जवाब होगा। लेते हुए हम वापस राशिद जी के पास जाएंगे और पूजा मिश्रा से भी बात करेंगे। अपर्णा दीक्षित जी, जो यहाँ पर रवि जी कह रहे हैं वो आपने सुना, आपने राशिद जी की बातें भी पूरी सुनी। यानी कि जो पाकिस्तान का नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं, पी से पाकिस्तान की परिभाषा कहीं आगे जाकर ना हो जाए, जो विस्तार ना हो जाए, जो इमेजिनेशन उन्होंने करार दी है वो बहुत सोच समझ कर दी है, जिसका सीधा जो ताल्लुक है वो आजम खां की यूनिवर्सिटी से जुड़कर भी निकाला जा रहा है और राष्ट्रवाद से जोड़कर इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आगे आने वाले चुनावों में ये मुद्दा एक अहम मुद्दा बन सकता है जेनजी के लिए। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, राशिद जी ने जिस प्रकार से कहा कि 2022 में जिस प्रकार से इन्होंने गजवाए हिंद का नारा दिया था, पाकिस्तान का नारा इसलिए ले आए, वो भी सुन पा रही हैं? ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी से शायद कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया है, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द अपर्णा दीक्षित जी के पास जाएंगे। पूजा मिश्रा जी, जब राष्ट्रवाद की बात हो रही है और अगर ये राष्ट्रवाद का एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, अपर्णा जी कनेक्टेड है क्या? ठीक है, मैं कनेक्ट हूं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। यस, ओवर टू यू, कंटिन्यू प्लीज। जिस प्रकार से, मैं सबसे पहले तो राशिद जी की बात का जवाब दूंगी। एनालिस्ट है आप, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपने जो भी बातें कही, गजवाए हिंद मुख्यमंत्री जी ने 2022 में बोल दिया था, फिर हिंदू मुस्लिम कर दिया था, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब जेनजी को सब समझ में आता है, तो पीडीए की परिभाषा बदल कर दिखानी पड़ेगी। आदरणीय जवाहर यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, जो भी ईडी द्वारा किया गया है, वो कोर्ट होगा, ऐसा कर सकते हैं, सारी बातें इस पर मुझे डिपेंड लगी। आपकी पूरी की पूरी परिकल्पना कि ये कर सकते हैं, ये होगा, ये भी करने की प्लानिंग हो सकती है, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, कोई नहीं कर रहा है आदरणीय। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। आज सिर्फ कटाक्ष किया था पाकिस्तान की बात बोलकर, न कि कोई हिंदू मुस्लिम करने की बात कही थी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतने बार देखिए, परिभाषा बदलने का मतलब होता है अस्थिरता दिखाना। किसी भी अगर विश्लेषण को दिखाएंगे, देखेंगे, पिछले हम 2024 के बाद की बात करें अगर हम समाजवादी पार्टी की, तो हमने देखा है परिभाषा बदलते हैं। अब ये कह देना कि जेनजी आ गया है तो उसको परिभाषा हमें बदल कर दिखानी होगी, जेनजी को नहीं, हमें उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ रह रहे लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि स्थिर सरकार क्या होती है और अस्थिर मानसिकता क्या होती है। तो ये दर्शाता है कि पीडीए की अस्थिरता हमें बार बार देखने को मिलती है। हर बार वो विचलित हो जाते हैं, हर चुनाव के बाद, हर किसी मुद्दे के बाद, कोई बड़ा गंभीर मुद्दा हो गया, उस मुद्दे के बाद अखिलेश यादव जी विचलित होते हैं। लेकिन बार बार तो पीडीए का नारा आप लोग लगा रहे थे ना, तो असल मायनों में पूजा जी की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि इतना तो वो लोग भी पीडीए नहीं कर रहे, उन्होंने तो 4 बार परिभाषा बदली। आप लोगों की जुबान से हर वक्त पीडीए सुनाई दे रहा है इस दौरान खूब। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ज्यादा कर रही है और हम लोग तो उतना नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब मीडिया के ऊपर ये जो आपने लाइन कही है ना, थैंक यू सो मच अपर्णा दीक्षित जी, ये लाइन जो आपने कही है ये दर्शाती है विपक्ष को कि मीडिया बायस्ड नहीं है। क्योंकि जो आरोप लगता है ना, अगर बीजेपी हम लोगों को ये बात कह दे रही है, टोक दे रही है, तो पता लगता है, पूजा मिश्रा जी ध्यान दे लीजिए, कभी मत कहिएगा या कभी भी आपका नेता या कोई विपक्ष का नेता रवि प्रताप जी ना कहे कि मीडिया बायस्ड है। थैंक यू सो मच अपर्णा दीक्षित जी क्लियर करने के लिए। लेकिन स्टिल आप बेशक उसको रिफ्रेम कर रही हैं, आप रिफ्रेम कर रही हैं मुख्यमंत्री के बयान को, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम या दूरगामी सोच जरूर है इसके पीछे। कोई भी बात, कोई भी मुख से, जुबान से कोई भी तीर ऐसे ही नहीं निकलता है, उसके पीछे कोई ना कोई सोच जरूर होती है। यस, लेट मी कंप्लीट। दूसरा, रवि प्रताप जी ने बोला, जिस प्रकार से हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आपने कहा कि अब विकसित राजनीति को दर्शाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अभी तक कोई काम किया ही नहीं, पूरे उनके उसमें ये दिखा पूरे सेंटेंस में कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया ही नहीं। आदरणीय, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, आज जो एक्सप्रेस वे का हम आज जाल देखते हैं उत्तर प्रदेश में, हम और आप सब, आपका परिवार, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, सब उसका लुत्फ उठाते हैं। 25 करोड़ जनता है जो उसका लुत्फ उठाती है। हमने एयरपोर्ट्स बनाए हैं, हमने अच्छी कनेक्टिविटी दी है। कनेक्टिविटी जहाँ अच्छी होती है, जहाँ पहले की आप देखिए सरकारों में हमने देखा था कि हफ्ते के हिसाब से बिजली आया करती थी, आज कितना लंबा सुधार आया है इस प्रक्रिया में। आप बिजली की व्यवस्था को आप देख सकते हैं कि आज बहुत बेहतर किया गया है
और इससे भी ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है, हम इस पर भविष्य का विचार करने पर आज हम लगे हुए हैं। और एक नहीं, हमने आज शौचालय दिए हैं, आज हमने अभी स्कूलों की व्यवस्था के बारे में आजकल ज्यादा बात होती है। देखिए जब तो से फिर भारतीय ये जनता सब काम पार्टी आई मंचों है, से क्यों नहीं गिनाए जा रहे हैं? मंचों से गजवाए हिंद, पाकिस्तान, ये सब बातें क्यों आ रही हैं? आप ये सब बातें क्यों नहीं गिनाते हैं मंचों से? बिल्कुल नहीं, हम प्रवक्ताओं का काम है मैडम कि हम अपनी पार्टी को डिफाइन करते हैं और हर बार हम गिनाते हैं। जब भी आप हमसे बात करेंगे हम हर बार गिनाते हैं। आपने कहा स्कूलों की बात आई, देखिए जब स्कूलों की बात आई तो मुझे लगा कि एक बात बता देना बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से हमने प्राथमिक स्कूल जो है उनका कायाकल्प करने का काम शुरू किया था। शौचालय दिए हैं हमने उनको कैमरे की व्यवस्था दी, हमने उनको अच्छी फर्नीचर देने की व्यवस्था की, हमने मिड डे मील देने बेहतर से बेहतर देने की व्यवस्था की है, हमने उन्हें अच्छी ड्रेस कोड देने की व्यवस्था की है। और ये सब सरकार द्वारा दिया जाता है बच्चों को, और इसमें बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। अब बच्चों को हमने कि जो ठीक है, आप वो सारे काम गिना रही है कि बीजेपी ने क्या क्या किया। हम अभी यहाँ पूरे विकास की गाथा को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है आप गिना रही हैं, लेकिन आपके काम गिनाने पर मेरे पास भी सवाल है, आपके काम गिनाने पर मेरे पास भी उस विकास को लेकर सवाल है, और अन्य प्रवक्ताओं ने भी अपनी फिंगर रेस कर दिया, उनके पास भी सवाल है। स्कूलों शिक्षा की तो बात अभी फिलहाल कीजिए मत, क्योंकि इन दिनों यही मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, और यूपी के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है वो भी तस्वीरों के माध्यम से हमारे सामने है। तो बेटर होगा अभी हम इस टॉपिक पर एक पॉज लगाएं। ठीक है, बेटर होगा अभी हम पॉज लगाएं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, बीजेपी तो देखिए एक तरह से कोशिश कर रही है, अब माने चाहे ना माने, ओबीसी वोट बैंक को अपने खाते में करने की, जो आज एक तरह से देखने को भी मिला। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अखिलेश यादव आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर जिस तरह से चूके, वो एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मिस्टेक हुई? नहीं, जो है मोनिका जी, जो है समाजवादी पार्टी, हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है, जाकी पावना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी और कल्याण सिंह जी का जो बॉन्ड था वो डिफरेंट था। अब वो जो है, जब आपका इमोशनल बॉन्ड टूटता है तो उसके साथ में कई सारी चीजें टूटती हैं। वो डिफरेंट चीज है कि जो है हम उस पर क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे कैसे संबंध रहे हैं। मोनिका जी, हम उस संबंध के साथ में जहाँ पे आप इमोशनल अटैचमेंट होता है वहां पे ब्रेकिंग जब होती है ना, तो इमोशनल ब्रेकिंग होती है। तो श्रद्धेय नेताजी के साथ में वो संबंध रहे उनके। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, आपने कहा चूकी है, नहीं चूकी हुई है। और दूसरी बात की ये जो आपने कहा कि पिछड़ों को ले जाना चाह रही है सरकार, लेकर के कोशिश कर रही है, हम इस कोशिश को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं मोनिका जी। अगर जो 69,000 भर्ती में आपने धांधली की हुई पेंडिंग चल रही है उसको शॉर्ट आउट कर देते, हम इस कोशिश को अप्रिशिएट करते कि अगर आप जो 59,000 भर्ती लटकी पड़ी हुई है जिसमें 90% सीटों का धांधली पाया गया हुआ है, ये खुद जो है ओबीसी आयोग ने एग्री किया हुआ है, तो फिर हम मानते कि आप उनकी बात कर रहे हैं। हम तब मानते जब उनके लिए कोई योजना लेकर के आप आ रहे होते कि हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं, या फिर हम आपकी नौकरियों में जो आपका रिजर्वेशन है उसको नॉन फाउंड सुटेबल कह करके नहीं खत्म कर दे रहे हैं। ये मोनिका जी बहुत ट्रेंड में चल गया हुआ है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने इससे पहले जब आप गई तो उन्होंने कहा कि जो पीसीएस में जो एसडीएम थे 56, वो कोर्ट में केस चला तो आरोप लगा था। ऐसे तो भाजपा पे आरोप लग रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के थाने ठाकुर चला रहे हैं। आरोप लगाने के लिए तो आप 75 क्यों, आप 56 क्यों, आप 85 लगा दीजिए, 100 लगा दीजिए। आप अगर बात करेंगे तो फैक्ट पे बात करेंगे ना। उस पे भी आपने कहा कि नहीं, हम इस पे भी जो है चोरी करके सीनाजोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, फिर उसके बाद में आकर के उसको डिफेंड भी करने लग जाएंगे। और सीबीआई ईडी की जांच गई थी कि जो समाजवादी पार्टी के ऊपर जांच करने की बात की गई थी, की है भाजपा की सरकार रही है, ईडी की जांच की है। जितना ऑडिट हमारे पास में नहीं होगा वो उनके पास में आप चाहे तो ले लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास में कई बार नोटिस आई हुई है, उन्होंने नोटिसों का जवाब भी दिया है, सवाल भी हुआ है। तो भाजपा के पास में पूरी चीजें हैं कि समाजवादी पार्टी में क्या इरेगुलरिटीज हुई थी, क्या नहीं हुई थी। और भाजपा सरकार में जो इरेगुलरिटीज है, जो करप्शन है, वो तो मोनिका जी चीख चीख करके कह रही है। अभी इन्होंने कहा ना कि स्कूल में टॉयलेट्स हैं, तो पूछे बच्चियां क्यों कह रही टॉयलेट नहीं है, वो क्यों सड़क पर आ रही है, कह रही टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है और खाना नहीं है। ये कह रही यूनिफॉर्म में तो वो दिखना भी चाहिए ना। यूनिफॉर्म, किताबें और जो है मिड डे मील, ये सारी चीजें तो पहले से ही अवेलेबल थी, आपको उनको अच्छे से करके आगे बढ़ाना था। ये सारी सिर्फ और सिर्फ कागजों में चली जा रही है। जिस तरीके से इन्होंने कई सारे अस्पताल बना दिए, कागज में बन गए हुए हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है गेट लगा हुआ है। मध्य प्रदेश का एक अस्पताल है, वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन वो कागज में वहां पे बहुत बड़ा अस्पताल बन चुका है। ऐसे एयरपोर्ट भी बना हुआ है, तो कागज में ही बनाना है ना मोनिका जी, बना लीजिए। अभी ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं और इसीलिए इस तरीके की
बयानबाजियां कर रहे हैं। मैंने भी सुना जो राजनीतिक विश्लेषक थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्यों लेकर के आए, या पोलराइजेशन के लिए, या देश पर आप भी बार बार कह रही हैं कि देश या देश प्रेम कह सकते हैं, या फिर नेशनलिज्म, या फिर जो है जातिवाद के बीच में कुछ होने वाला नहीं। मोनिका जी, उत्तर प्रदेश की जो 2027 का इलेक्शन होगा ना, वो उत्तर प्रदेश के मूलभूत चीजों पर होगा कि सड़कें कैसी बनी हुई है, किसान कैसे लाइन में लगा रहा, उसको यूरिया डीएपी नहीं मिले, उसके बजाय में उसको लाठी मिला। ये इस पे होगा कि किस तरीके से छात्र सड़कों पर रहे और उस पे कैसे लाठी चार्ज किया गया, और कितनी पेंडिंग नौकरियां चले। मोनिका जी, जो अभ्यर्थी है वो भटक रहे हैं। 2018 के बाद से कोई भी वैकेंसी ऐसी आई नहीं। मुद्दे लेकर आइए और इन मुद्दों को गहनता के साथ और अच्छी तरीके से जमीन पर जरूर रखिएगा पूजा जी, क्योंकि आर पार की लड़ाई वाला चुनाव हो रहा है इस बार। समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल है और आर पार की लड़ाई वाला चुनाव है। अब कर लिए तो कर लिए, वरना फिर सत्ता से दूरी का बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है। राशिद जी के पास जाते हुए, राशिद जी, ये जो कल्याण सिंह का फैक्टर आज निकल कर सामने आया, आ रही हूँ रवि जी, आ रही हूँ, मैं आपके पास भी आऊंगी इसके बाद दोबारा से। राशिद जी, ये जो कल्याण सिंह वाला फैक्टर आज निकलकर सामने आया और अखिलेश यादव की जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स भी हम देख रहे हैं, जो पीडीए में पी फॉर पंडित भी हो गया है पिछड़ों के साथ परिभाषा के अनुसार, और हर एक वर्ग को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? किस तरीके से अखिलेश यादव वाकई में लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि ये चुनाव वाकई में इतना महत्वपूर्ण है कि आर पार की लड़ाई जैसा है। मोनिका, आपके सवाल का जो जवाब है ना, वो इस बात में छिपा हुआ है कि कौन किसके टर्फ पर खेल रहा है, कौन किसके विकेट पर खेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के मामले में ना बड़ी जबरदस्त पार्टी है, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक कुलबुलाहट तो है। 2024 में बीजेपी 2019 की जो 62 सीटों के मुकाबले घट करके 33 यानी 33 सीटों पर आ गई। 62 से 33 पर घट करके आना, तो अंदर ही अंदर आप विचलित तो होते हैं। विचलित किस चीज से होते हैं कि क्या अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला चल गया क्या? अब यहां पर क्या होता है ना, अखिलेश के पीडीए में कुछ चीजें तो देखिए बहुत क्लियर हैं और बहुत ही फोकस तो है। जैसे उनके पीडीए का मतलब कुर्मी, पटेल, पाल, मौर्य, लोध, लोधी, कश्यप, कुमार, प्रजापति, सोनकर, मल्ला, कोरी, अंसारी, भारती, बींद भर, ये सभी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ना कि कभी समाजवादी पार्टी के टॉप पर जाकर के खेलना और कभी मायावती के भी टॉप पर जाकर खेलना, यानी दलितों के टॉप पर भी जाकर के खेलने का काम। याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को लेकर के एक बड़ा प्लान बनाया अखिलेश के पीडीए के डी की कार्ड के तौर पर। 15 दलित महापुरुषों का एक कैलेंडर तैयार किया। जयंती पुण्यतिथि के बहाने साल भर लोगों के साथ में एक मिशन आउटरीच शुरू किया। काशीराम से लेकर के संत रविदास तक को याद करने लगे। अब काशीराम, संत रविदास, संत गाडगे, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, उमा देवी, झलकारी बाई, वीरा पासी, लखन पासी, रमाबाई अंबेडकर को आप याद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप दलितों वाले उस टर्फ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जो बेसिकली जो है तो मायावती का, लेकिन है आज भी इंटैक्ट। एक बात, और दूसरी बात यह है मोनिका कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि मेजर शिफ्ट तब आएगा जब अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व को हम टैकल करेंगे। आज अखिलेश ने भी अपनी पोजीशनिंग बहुत चेंज की, अपने आप को बहुत रीअलाइन कर दिया अखिलेश ने। अभी 2 दिन पहले अपने सभी प्रवक्ताओं को यह कहा है कि कोई भी उलझुल बयान आप मत दे दीजिएगा, यूं ही किसी भी तरह का स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया जाएगा। एकदम क्लियर किया गया है। डॉक्टर पूजा मिश्रा को भी यह बात बताई गई होगी कि ऐसा नहीं कि आप फैक्चुअल या सब्सटैंशियल ना बोले, आपको बिल्कुल फोकस रह करके बोलना है ताकि हम सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी रहे। लेकिन हाँ, अगेन मैं ये बात करूंगा, अगर बीजेपी के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि वो समाजवादी पार्टी के टॉप पर या फिर मायावती के टॉप पर ना जाकर के खेले, तो बेहद जरूरी है कि अखिलेश भी केदार मंदिर के नाम पर, पंडित के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर कभी भी अगर बीजेपी के टॉप पर जाकर के खेलने की कोशिश करेंगे ना, तो उनका वो पीडीए जिसने 2024 में एक बहुत अच्छी सक्सेस दिलाई, वो उनके लिए बूमरैंग भी कर सकता है, यानी उनके लिए नुकसान भी उठा सकता है। कहने का मतलब यह है मोनिका कि अगर आप दूसरे के पिच पर जाकर के खेलने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर ऐसे में आपके लिए दिक्कत होती है। भारतीय जनता पार्टी मतलब अग्रेसिव हिंदुत्व वाली पार्टी। अग्रेसिव हिंदुत्व में गजवाए हिंद आ रहा है, एकदम अलाइंड है। अग्रेसिव हिंदुत्व में
पाकिस्तान आ रहा है, एकदम अलाइंड है। लेकिन अगर अखिलेश अपने पीडीए में सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर के आएंगे ना, तो फिर वो अलाइंड नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ी बात है और ये अखिलेश को वक्त रहते समझने की जरूरत है। अखिलेश और कांग्रेस के गठबंधन को वक्त रहते समझने की जरूरत है। और इसके साथ एक बहुत छोटी सी बात भी मोनिका, मुझे ऐसा लगता है कि इन एडिशन टू योर ब्रिलियंट डिबेट, बहुत अच्छी डिबेट कर रही हैं आप, एक और बात समझने की जरूरत है। जो साहिल को लेकर के आज दिल्ली में राहुल गांधी बैठे रहे, 5 घंटे 6 घंटे तक बैठे रहे संसद मार्ग थाने पर, इसका जो मैसेज है ना, वो लखनऊ तक भी जाता है। वो ये कि हम मुसलमानों के साथ में हैं, वो ये कि हम साहिल के साथ में खड़े थे और साहिल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए समझने की बहुत जरूरत है कि पहला, आप दूसरे के चौक पर ना जाएं। दूसरा, सॉफ्ट हिंदुत्व समाजवादी पार्टी को नुकसान देगा। तीसरा ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर दलित वोट बैंक वाले टर्फ पर जाकर के खेलेगी तो भी उसके लिए दिक्कत हो सकती है। बातें आपकी बिल्कुल ठीक है राशिद जी, पर इस पॉइंटर पर मैं जरूर एक बार समझना चाहूंगी, सॉफ्ट हिंदुत्व समाजवादी पार्टी को कैसे नुकसान दे देगा। अगर मान लीजिए शंकराचार्य का मुद्दा था, राम मंदिर चढ़ावा कांड का जो पूरा मामला हमने देखा, अगर इस पर सपा का बयान सामने नहीं आता या सपा इस मुद्दे को नहीं उठाती, तो फिर सपा पर आरोप लगते कि आपने हमारे लिए आवाज ही नहीं उठाई, क्योंकि ये भी तो सनातनियों और इस देश के तमाम लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। और ऐसा नहीं है, इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति कभी राम मंदिर ना गया हो, और ये भी सच है कि कभी कोई हिंदू व्यक्ति मस्जिद ना गया हो। बहुत हिंदू भी हमने देखे हैं जो मस्जिद जाते हैं, बहुत मुस्लिम लोग भी ऐसे हैं जो मंदिर जाते हैं। और ये देश हित के मुद्दे हैं कि मंदिर में चढ़ावा कांड हो गया, एक शंकराचार्य का अपमान हो गया, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाली इमेज कैसे नुकसान पहुंचाएगी? ये तो बल्कि उनके लिए गेनिंग होनी चाहिए। वो लोग उनको वोट करेंगे कि देखिए वहां चढ़ावा कांड हो गया, लेकिन यहां अखिलेश ने इस बात को उजागर किया। सॉफ्ट हिंदुत्व जो होता है ना मोनिका, एक बड़ा इंक्लूसिव अप्रोच है। इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व एक ऐसा इंक्लूसिव अप्रोच है जिसमें अयोध्या भी है, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, जिसमें सवर्ण भी हैं, जहां पर पंडितों की बात भी हो रही है। और सॉफ्ट हिंदुत्व एक ऐसा टर्फ है जिसकी मैं बात कर रहा था। दरअसल अखिलेश से एक सवाल किया जाएगा कि सनातन जिनकी ब्रांडिंग है, उस ब्रांडिंग के साथ उन्हें जाने दीजिए। ठीक है, आप करप्शन का इशू उठाइए, लेकिन सनातन को अगर अपनी ब्रांडिंग के साथ में जोड़ेंगे तो बात गलत होगी। मंदिर लगेगा और वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकता है। फटाफट रवि प्रताप सिंह के पास जाते हुए फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। रवि प्रताप सिंह जी, आप अपनी बात भी यहाँ पर रखिए, और आपकी नजर में क्या कास्ट मोबिलाइजेशन सही है जिस तरीके से सभी पार्टियां करने में लगी हुई हैं? मोनिका जी, हम बातें चाहे जितनी कर लें, लेकिन भारत की राजनीति आज भी कास्ट के ही इर्द गिर्द घूमती है और कल भी घूमेगी। अभी हम उससे बाहर निकल नहीं पाए, बातें चाहे हम जितनी कर लें। दूसरी बात देखिए, जिस सनातन की बात मेरे मित्र अभी कर रहे थे, इस सनातन के जो ध्वज वाहक हैं वो हैं शंकराचार्य, और हिंदू धर्म के प्रणेता भी शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी को आप अयोध्या नहीं लेकर के आते हैं, और अयोध्या में जब चोरी होती है तो चोरी नहीं डकैती। जब से जमीन खरीदा गया, आरएसएस वालों ने 1 रुपया चंदा दिया कि नहीं दिया सर, मेरे को पता नहीं है, लेकिन राम भक्तों के चंदा से 114 करोड़ की जमीन पे आरएसएस की गायों को चारा बोया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट में एक भी गाय नहीं है सर, मैं आज आधिकारिक तौर पे कहता हूं। आरएसएस की गायें खाती 114 करोड़ की खरीदी हुई जमीन पे चारा। और तो और सुन लीजिए, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी क्यूरेटिव पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि अगर हीनियस क्राइम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एसआईटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर। इसमें एफआईआर लॉज होता है एसआईटी के गठन के बाद। और जो सीजर रिपोर्ट में जो सीज हुआ वो व्यक्ति के दिखावे पे हुआ। हम उस दिन से कह रहे हैं कि लीपापोती टीम है, जो महिपाल सिंह के 21वें कहने से, जो इंजीनियर के कहने में सब कुछ खत्म हो गया। नृपेंद्र मिश्र जी कहे डकैती है, आज आगे चंपत राय जी कहते सब उन्होंने किया, तो आपने लीपापोती करके 9 पन्नों का वो पूरा नोट लेकर आ जाते हैं। चलिए, ये पूरी जो बहस है एक लंबी बहस है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है और आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये गर्माहट लगता है कि लगातार बरकरार रहने वाली है, क्योंकि 2027 के चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। यही एक बड़ी वजह है कि तमाम नेताओं की जुबानी वार पलटवार का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है, और अब एक नए नैरेटिव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।